हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड्स की तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। अब जब बात बोर्ड्स की आ ही गई है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट्स एंड दिस लेक्चर विल बी प्रेजेंटेड बाय नन अदर देन योर अंकुश सर फ्रॉम इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो बच्चों, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये दो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स का हिस्सा है। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर शॉर्ट टर्म एसेट्स जिनकी मैच्योरिटी 1 ईयर से कम होती है, उन्हें ट्रेड किया जाता है। और कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर लॉन्ग टर्म एसेट्स को ट्रेड किया जाता है, एज इन बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है, इनके बारे में हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। अब चलते आगे देखते हैं फाइनेंस के ऊपर कि देखो, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और फाइनेंस हम सभी को पता है, पैसा किसको किसको नहीं पसंद है, पैसा सभी को पसंद है। तो फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सभी के लाइफ में। जैसे पर्सनल लेवल पे, कल को आप भी जैसे इनके जैसे शादी करके अपने बच्चे होंगे, तुम्हारे निब्बे निब्बियों, तो तुम्हारे जब बच्चे हो जाएंगे, तो तुम्हें उन्हें पालना होगा। उनका पालन पोषण करने के लिए, परवरिश करने के लिए तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? एक पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो पर्सनल लेवल पे भी फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ बिजनेस, कल को कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है या कॉरपोरेट्स में काम करता है, तो हम देखते हैं कि कॉरपोरेट्स के पास इतना पैसा होता है या कॉरपोरेट्स को इतना सारा काम करना होता है जिसके लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। सो जब कॉरपोरेट्स को भी फाइनेंस चाहिए रहता है तो उसे हम कहते हैं कॉरपोरेट फाइनेंस। और जब प्राइवेट लेवल पे फाइनेंस चाहिए होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट फाइनेंस। उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी कुछ स्कीम्स चलाने के लिए और लोगों का भला करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जिसे हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पब्लिक फाइनेंस की क्या डिटेल्स में हमने पूरे पब्लिक फाइनेंस के बारे में फीचर्स और उसके सभी तरीके के कंपोनेंट्स देख लिए हैं। नाउ लेट्स सी कि ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। सो आप जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर एक हाउस होल्ड होता है और दूसरा बिजनेस फर्म्स। तो जो हाउस होल्ड होते हैं, वो हाउस होल्ड से पैसा बैंक्स में भी डिपॉजिट होता है, साथ ही साथ कुछ पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स में भी जाता है। और फिर ये पैसा रोल होके बिजनेस फर्म्स को जाता है थ्रू लोन्स एंड थ्रू अदर फैसिलिटीज। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने देखा कि जो पैसा होता है वो हाउस होल्ड से बिजनेस के पास जाता है और इवेंचुअली इट ट्रेवल्स बैक टू हाउस होल्ड एंड दिस सर्कल इज कंप्लीटेड। एंड इस पूरे चीज को फैसिलिटेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपके कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से बैकबोन है एक कंट्री की। जितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग कंट्री होगा, और जितना ही वीक फाइनेंशियल सिस्टम होगा, उतना ही वीक कंट्री होगा। सो वी नीड मोर रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ लेट्स सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कि भाई इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स में हम देखते हैं, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आपके चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पर दी गई है, फाइनेंशियल मार्केट्स। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सभी के बारे में दे देता हूँ। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि पैसे को एलोकेट करने में मदद करती हैं और साथ ही साथ कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी देती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ड्यूअल रोल हो जाता है, एक तो मनी को एलोकेट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एंड द अदर इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पीपल और देयर कस्टमर्स। देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि क्या चीजें ट्रेड हो रही है, फॉर एग्जांपल शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो बहुत सारी चीजें जो हमें देखनी है, हम आगे देखेंगे सभी को डिटेल में। पर आपके चैप्टर में पर्टिकुलरली आपके सिलेबस में फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में ज्यादा फोकस किया गया है। और हमने जैसे देखा कि फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है मनी मार्केट। तो आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स का डिस्टिंग्विश फाइनेंशियल मार्केट की कैरेक्टराइजेशन हमें देखनी है। तो देखो, फाइनेंशियल मार्केट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट।
कैपिटल मार्केट वो मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म असेट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, और मनी मार्केट वो मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म असेट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। मार्केट का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसा मैंने पहले पढ़ा है। मार्केट का मतलब क्या होता है? इट इज अ it is an arrangement, it is a place where buyers and sellers of a commodity come together for a price। कुछ पैसे के लिए तो आते हैं ना, मतलब कमोडिटी बेचने के लिए सेलर क्यों आएगा? क्योंकि उसको कुछ कमाना है उससे। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है मार्केट की, कि जहां पर दो लोग आते हैं एक साथ क्लोज कांटेक्ट में, और वो क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग को अंडरटेक करते हैं, जिससे कि उन्हें पैसे मिलते हैं। आगे चलते हैं। कैपिटल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इसे हम और डिटेल में आगे करेंगे। अभी हम चलते हैं मनी मार्केट के ऊपर, और मनी मार्केट में देखते हैं कि मनी मार्केट में क्या चीजें ट्रेड की जाती है। मनी मार्केट को और डिवाइड नहीं किया गया। मनी मार्केट में बेसिकली ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो ट्रेड होते हैं, जैसे कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी वो उस टाइप का एसेट होता है जिसकी मेच्योरिटी सिर्फ एक दिन की होती है, मतलब एक दिन में वो मैच्योर हो जाता है। तो कॉल मनी ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे अगर किसी को पैसे चाहिए होते हैं तो कॉल मनी का यूज करता है। देन ट्रेजरी बिल्स, ये क्या होता है? ट्रेजरी वर्ड से आप मतलब समझ जाइएगा कि ट्रेजरी जो होता है या ट्रेजरी बिल्स वो होते हैं जहां पर गवर्नमेंट, जब उन्हें कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या करते हैं, पब्लिक को एक ऐसा बिल देते हैं, बोलते हैं कि देखो इसमें ऐसा ऐसा लिखा गया है, और एक पर्टिकुलर डेट के बाद मैं तुमसे ये बिल वापस ले लूंगा, और उसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। अभी फिलहाल मुझे पैसे दे दो। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का बिल हो गया, जिसमें अब इसमें कस्टमर्स का क्या फायदा? कस्टमर का फायदा है कि उसमें उन्हें कुछ एक इंटरेस्ट रेट मिलता है, या एक पर्टिकुलर उनका बेनिफिट हो जाता है, प्रॉफिट। तो इसके लिए ट्रेजरी बिल्स, हालांकि ये शॉर्ट टर्म होते हैं, इसके लिए मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म में होते तो इन्हें हम बॉन्ड्स कह देते, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसका नाम हम जानते हैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में। आगे देखते हैं कमर्शियल बिल्स। जस्ट लाइक गवर्नमेंट, even the companies or corporates, they also require money, and sometimes for a shorter period of time। तो वो क्या करते हैं, उसमें वो कमर्शियल बिल्स को देते हैं। अच्छा, ये कौन से बिल्स होते हैं? याद है, ये आपने एक अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ, वो वही बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर जो बहुत ज्यादा त्रास देता है। हाँ, तो उसकी जर्नल एंट्रीज याद रखना, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में पूछता है। सो वो जर्नल एंट्री लेजर बनाना सीख लो। एनीवे, हमें अकाउंट्स नहीं सीखना, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो कमर्शियल बिल्स वो बिल्स होते हैं जहां पर कंपनीज जो होती है वो क्या करती है, वो पैसे उठाती है मार्केट से, और वगैरह वगैरह। एंड कमर्शियल पेपर समवट सिमिलर टू कमर्शियल बिल्स, जहाँ पे वही एक पेपर पे ऐसा लिख के दे देते, प्रॉमिसरी नोट टाइप का चीज होता है जहाँ पे वो उनसे पैसे लेते हैं। देन लेट्स गेट फर्दर टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अच्छा, ये क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? यहाँ पे क्या होता है, ये सेविंग्स अकाउंट के जैसा ही होता है, पर उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसा? कि बैंक क्या करती है कि एक डिपॉजिट का सर्टिफिकेट देती है, कि आपने मेरे अकाउंट में, मान लेते हैं मतलब मेरे बैंक में, आपने अपने अकाउंट में समझो 1 करोड़ रुपए डाल दिए। अब 1 करोड़ रुपए आप निकाल नहीं सकते हो जब तक उसकी मैच्योरिटी ना हो जाए। और जैसा मैंने बताया ये मनी मार्केट है, तो मैच्योरिटी कब होगी? विद इन 1 ईयर। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वो शॉर्ट टर्म, एक तरीके का शॉर्ट टर्म मनी होता है। तो इसमें इंसेंटिव क्या होता है? क्यों करेगा कोई, मतलब सेविंग्स अकाउंट में भी तो रख सकते थे ना। इसमें इंसेंटिव ये होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आपको हायर मिलता है एज कंपेयर टू योर सेविंग्स अकाउंट। एंड ऑल्सो you cannot withdraw your money from certificate of deposits। so this is, I hope this is clear। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हमें पता चल गए। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। तो देखो, इंडिया के मनी मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, या इसे मैं कह सकता हूँ, एक टर्म है जिसको कहते हैं डाइकोटॉमस और डाइकोटोमस, वट एवर आपको जो भी स्पेल करना हो। तो डाइकोटॉमस क्या है? इसका मतलब कि ये दो तरीके का है, एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारा मनी मार्केट है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डीएफआईज एंड डीएचआईज, ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आती है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि इंडिजिनस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो हम इन सभी को देखेंगे डिटेल में एक एक करके। तो आप देख सकते हो जैसे कि मनी मार्केट इज ऑल अबाउट मनी, पैसा ही पैसा होगा। तो structure of money market is basically two types, organized and unorganized। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो अब हमने देखा कि जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे पहले क्या था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। इसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है। सेंट्रल बैंक मतलब ये बैंक इस कंट्री का सेंट्रलाइज्ड, एक सेंट्रल मोस्ट बैंक है, एज इन सारे बैंक्स को इसकी माननी पड़ेगी, और साथ ही साथ सारे बैंक्स का अकाउंट इसके पास होगा। तो मतलब ये एक एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, सबसे टॉप मोस्ट बैंक अगर किसी को बोला जाए तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपने कंट्री का। इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज में भी है, जैसे यूएस में है फेडरल रिजर्व। तो हर कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। हमारे कंट्री में उसका नाम दिया गया है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ऑन द recommendations ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। तो याद रख लेना, वैसे तो पूछने का चांसेस कम ही है फिल इन द ब्लैंक्स में, बट स्टिल यू नेवर नो बोर्ड एग्जाम में कब क्या चीजें तुम्हारे फेवर में ना हो। सो बेटर है कि तुम याद रखो, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई को पावर्स कहाँ से मिलती है, इस एक्ट से मिलती है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस ये एक्ट देता है, और इसको पावर्स यहीं से मिलती है। और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट आरबीआई। बाय द वे, एक और फैक्ट बता देता हूँ, आरबीआई की जो सबसे पहली सेंट्रल ऑफिस खुली थी, वो उसे ओपन किया गया था कोलकाता में 1935 में। बट देन आफ्टर 2 इयर्स 1937 में उसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, और आज मुंबई में इसकी बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। इट इज अ मेस्मराइजिंग बिल्डिंग। आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद वहां जरूर जाना, एक बार देख कर आना, बहुत अच्छा है। पर अभी बोर्ड से पहले बिल्कुल भी नहीं, वरना तुम बोलोगे कि सर आपने तो आरबीआई की बिल्डिंग देखने के लिए भेजा और हम फेल हो गए। नहीं बाबा, फिर वहां पे मतलब वहां पे वॉचमैन की नौकरी नहीं करनी है। हालांकि कोई नौकरी बड़ी छोटी नहीं होती है, पर फिर भी आप जब पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप आरबीआई के अंदर काम करो, ना कि बाहर। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ आरबीआई। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो क्या है फंक्शंस, आरबीआई की क्या काम, क्या है, क्या कारनामे ऐसे करता है। तो आरबीआई के हमने देखा था, जैसे कि लास्ट स्लाइड में देखा था ये चाचा जी को, ये कौन है, ये है शक्तिकांत दास। ही इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये इन इस कंट्री में क्रेडिट को कंट्रोल करना, और साथ ही साथ कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है, इन सब के बारे में देखना आरबीआई का काम है। ऐसे शक्तिकांत दास का काम है, और बाकी सारे लोगों का भी काम है जो आरबीआई में काम करते हैं। तो देखते हैं आगे हम। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, सबसे पहला फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी नोट्स। करेंसी की जितनी भी हमारे कंट्री में नोट्स है, वो सारे कौन पब्लिश करता है, आरबीआई, एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट एंड द कॉइन्स। ये आरबीआई नहीं पब्लिश करता है। इसे कौन इसे कौन मिंट करता है, कॉइन्स को कौन मिंट करता है, कॉइन्स को मिंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और साथ ही साथ 1 रुपए का नोट भी कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि, या फिर ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है। तो आपको आ, ये फैक्ट जरूर याद रखना है कि ऑल द नोट्स except for 1 rupee note and coins are published by or printed by RBI. Then RBI is a banker to the government. Yes, मोदी जी का भी अकाउंट, एज इट मोदी जी मतलब गवर्नमेंट का भी अकाउंट किसके पास है, आरबीआई के पास है। आरबीआई में इनका अकाउंट होता है, जैसे हमारा अकाउंट हमारे बैंक्स में होता है, वैसे गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ पे होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। गवर्नमेंट को अपने कुछ भी कोई भी चीजें जो भी पैसे डालने हैं या निकालने हैं, या जो भी चीजें करनी है, तो उनको आरबीआई में उनका अकाउंट होता है। अच्छा, इशू ऑफ करेंसी नोट से एक और इंपॉर्टेंट चीज याद आई। देखो, आरबीआई अपने मन से कोई भी करेंसी नोट्स इशू नहीं कर सकता। याद रखना, कितना भी वो इशू नहीं कर सकता। तुम तो बोल सकते हो ना कि सर पैसे नहीं है मेरे पास, एक काम करते हैं, आरबीआई को बोलते हैं बहुत सारा नोट छाप दे, और फिर देश की गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं, देश की गरीबी दूर नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा नोट्स प्रिंट कर देते हैं, तो उससे महंगाई आ सकती है, इन्फ्लेशन, क्योंकि सबके पास पैसे आ जाएंगे। जैसे एक क्रूड एग्जांपल देता हूं, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल। मान लेते हैं कि एक फोन है जो 20,000 का आता है, 20,000 का। अब मेरे पास पैसे 20,000 ही थे, जिससे मैंने वो 20,000 का फोन ले लिया। लेकिन अगर मेरे जैसे और हर किसी के पास, आपके पास, मेरे पास, हर किसी के पास हाथ में 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए आ जाए, तो क्या होगा, इसी इसी चीज का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
इसी फोन का प्राइस बढ़ जाएगा। लोग क्या करेंगे, मैं बोलूंगा भाई मैं 30,000 देता हूँ फोन मुझे दे, तो कोई और बोलेगा भाई मैं 40 दे रहा हूँ मुझे फोन दे, तो कोई बोलेगा जाने दे भाई मैं 1 लाख दे रहा हूँ फोन मुझे दे। तो आप क्या देख रहे हो, वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसे हैं। तो आरबीआई मतलब अपने मन से अपने डिस्क्रिशन से कितने भी पैसे नहीं छाप सकता, उसको पैसे छापने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और साथ ही साथ आरबीआई को एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट है कि वो 200 करोड़ की बैकिंग रखेगा अपने पास, 200 करोड़ रुपए की बैकिंग रखेगा, जिसमें 115 करोड़ एंड 85 करोड़, ऐसे दो डिफरेंट तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ जगह पे गोल्ड रखेंगे, इतने का गोल्ड और इतने का लिक्विड एसेट्स। तो ये आरबीआई को रखना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज अ बैंकर्स बैंक। आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, मतलब हमारे अकाउंट देखो इन सारे बैंक्स में होते हैं, एक्सिस, एसबीआई, सिटी बैंक वगैरह वगैरह, लेकिन इनके भी अकाउंट किधर होते हैं, आरबीआई। तो आरबीआई में इन बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं। जैसे हम अपने बैंक से लोन्स लेते हैं, वैसे ही बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। नाउ, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, मतलब इस कंट्री में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएगा, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को संभालने का काम, कस्टडी का काम किसका रहेगा, आरबीआई का रहेगा। और ये फॉरेक्स मेंटेन करना क्यों जरूरी है, फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करना क्यों जरूरी है, फॉर रेनी डेज। क्योंकि कल को कभी भी, जैसे अभी इस समय वॉर चल रहा है इजराइल और हमास का, तो और फिर बाद में हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर है, देन ग्लोबल स्लो डाउन भी चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जिस कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स अवेलेबल रहते हैं, वो कंट्रीज क्या करती हैं, उनके पास एक हेल्प हो जाती है। जैसे उन्हें अगर क्रूड ऑयल की पेमेंट करनी है, या उन्हें कोई भी जो इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, तो अगर उनके पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा है तो वो पेमेंट आराम से कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉरेन रिजर्व्स को रखने की कस्टडी किसके पास है, या किसके पास राइट है उसको रखने का, आरबीआई के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जैसे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। मान लो मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया है, उसको वापस से पीछे लेकर आना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। और इस इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए आरबीआई के पास दो तरीके के मेथड्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जहां पे आरबीआई क्या करेगी कि कुछ रेट से, परसेंटेज से, इन सब चीजों से क्या करेगी, पैसे को पीछे लेगी, मतलब एज इन मार्केट से निकालेगी, मार्केट से वापस खींच लेगी। या कई बार मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है तो मार्केट में पैसे को डालेगी। तो देखते हैं, पहला है बैंक रेट। ये क्या होता है, ये वो रेट है जिस रेट पे बैंक्स को आरबीआई से लोन मिलता है। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बैंक्स को लोन देगी इस रेट पे, और फिर बैंक क्या करेगा, उसमें कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हमको लोन दे देगा। तो ये क्या हो गया, बैंक रेट। ठीक है, अगर मार्केट में मान लो पैसे बहुत ज्यादा है और उन्हें कम करना है, तो वो क्या करेंगे, आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा। आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा तो क्या करेगा, अब बैंक्स को लोन महंगे में मिल रहा है, अब बैंक महंगे में लोन उठाएंगे, फिर उसमें अपना प्रॉफिट परसेंट ऐड करेंगे, तो हमारे लिए भी लोन महंगा हो जाएगा और लोन का प्राइस बढ़ जाएगा, एज इन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, लोगों को डिस्करेज करेगा लोन लेने से, और इस तरीके से मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा और वापस से इन्फ्लेशन चेक में आ जाएगा। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कई बार आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट को ना बढ़ा के वो सीधा ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है। इसका मतलब क्या है कि वो मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है। अच्छा, वो सिक्योरिटी को सेल कर रही है तो उसको क्या मिलेगा, पैसा। तो मतलब जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा था, वो क्या हो गया, वो चला गया आरबीआई के पास। तो यहाँ से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है और अब आरबीआई को पैसे डालने हैं, मार्केट में इंजेक्ट करना है, तो आरबीआई क्या कर सकती है, आरबीआई बोलेगी ठीक है, जो सिक्योरिटीज बेची थी वो सिक्योरिटीज को खरीद लेगी वापस। या ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्केट से सिक्योरिटीज को खरीदेगी। तो अगर आरबीआई खरीद रही है तो इस बार सिक्योरिटी आरबीआई के पास आई, तो पैसा किसके पास गया, पब्लिक के पास गया। सो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ, व्हाट इज सीआरआर और कैश रिजर्व रेशियो? इट इज द रेशियो, इट इज अ मिनिमम रेशियो जिसको बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास।
कि भाई देखो इतना पैसा तो रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप सब लोगों ने अपने पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपीज डिपॉजिट किए बैंक के पास। अब बैंक क्या कर सकती है, उन 100 करोड़ को लोन देगी और पैसे कमाएगी। पर आरबीआई बोलता है रुक जा भाई, पूरे पैसे तुझे नहीं डालने हैं लोन में, तू क्या कर, 4% मुझे दे, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। अगर पूरा 100 करोड़ रुपए चला गया मार्केट में तो ये और ज्यादा महंगाई बढ़ा देगा। तो तब बैंक क्या करेगी, फिर बैंक्स को 96 करोड़ 96 करोड़ ही बचते हैं लोन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और 4% किसके पास चला जाता है, आरबीआई के पास। सो दिस इज सीआरआर। एंड सिमिलरली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये क्या होता है, ये एक ऐसे तरीके का रेट है या एक ऐसे तरीके का रेशियो जहां पे आरबीआई को, सॉरी बैंक्स को, आरबीआई के पास कुछ पैसे लिक्विड एसेट्स में या गोल्ड में रखना पड़ता है। तो इसके भी कुछ परसेंट होते हैं। अगेन अगर आरबीआई को क्या करना है, मार्केट से इन्फ्लेशन कम करना है, तो इसका रेट बढ़ा दो। तो बैंक लोग क्या करेंगे, बैंक वाले वो सारे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू आरबीआई में पैसे डाल देंगे। सो दीज वर द क्वांटिटेटिव मेथड्स। एंड देन क्वालिटेटिव मेथड, यहाँ पे कोई परसेंटेज फिगर न्यूमेरिक्स की बात नहीं होगी, यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज होगा। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। तो आप 100 करोड़ का लोन लेने गए बैंक के पास, बैंक ऐसे तो दे नहीं देगा, तो बैंक को क्या चाहिए, कोलैटरल चाहिए। अब बैंक ने आपसे 150 करोड़ का कोलैटरल मांगा, तो जाके उसने आपको 100 करोड़ का लोन दिया। तो ये जो 50 करोड़ का डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं मार्जिन। और यही मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आरबीआई को अगर मार्केट में इन्फ्लेशन कम करना है या ये करना है कि लोग पैसे ना लें ज्यादा, तो आरबीआई क्या करेगा, इस मार्जिन को बढ़ा देगा। मतलब कि अब आपको अगर 100 करोड़ का लोन चाहिए तो पहले 200 करोड़ की सिक्योरिटी रखो। भाई 200 करोड़ की सिक्योरिटी लाने में कितना कितना सारा टाइम और कितना सारा पैसा लग सकता है। और दूसरी चीज, जब इतना लगा के फिर 100 करोड़ उठाना है तो कई लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसके लिए ये तरीका है, क्वालिटेटिव मेथड है, जहां पे आरबीआई क्या कर सकती है, रोक सकती है इन्फ्लेशन को। और ये इसका नाम है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। देन मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब नाम से पता चल रहा है मोरालिटी की बात हो रही है। तो मतलब एक तरीके से डांट फटकार लगा देना, या बोल देना कि भाई देखो इस समय कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा चल रहा है या डिफ्लेशन चल रही है, तो आप एक काम करो कि लोन उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो लोन मत दो, और अगर इन्फ्लेशन कम है, डिफ्लेशन है, तो लोन ज्यादा दो, जिससे कि लोग कंजम्पशन करें और फिर मार्केट में क्या करे, पैसे रोल हो और फिर धीरे धीरे इकोनॉमी इंप्रूव हो। एंड देन क्रेडिट रैशनिंग। अगेन क्रेडिट रैशनिंग इज ऑल्सो अ क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड मतलब क्या, कि यहाँ पे क्रेडिट रैशनिंग करेंगे मतलब कि एक सीलिंग लगा देंगे, और सीलिंग लगाने के बाद क्या हो जाएगा कि इससे ज्यादा लोन, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा लोन बैंक्स नहीं दे सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, और इसी से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है कंट्री में। एंड सी आरबीआई works very well when it comes to controlling the credit, and this is where we should thank them to being a great for being a great controller of credit. Anyway, let's move forward. This is collection and publication of data, जहां पर आरबीआई क्या करेगी, बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के डेटा को कलेक्ट करेगी और पब्लिश करेगी, जिससे कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि कंट्री की इकोनॉमी का क्या हाल है। और साथ ही साथ प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस भी करती है, जैसे कि उन एरियाज में, रूरल एरियाज में जहाँ पे बैंकिंग की सुविधा नहीं है और गरीब किसान मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट पे पैसे लेता है, तो उस रूरल एरियाज तक बैंकिंग को पहुंचाना, इसका काम कौन करती है, आरबीआई हेल्प करती है इसमें। तो प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस भी आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ अदर फंक्शंस लाइक सेटलिंग अकाउंट्स ऑफ द मेंबर्स, देन लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब अगर बैंक के पास कुछ नहीं बचता है, एकदम दिवालिया निकल गया है, कुछ नहीं हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट के पास भी कोई पैसे का सोर्स नहीं है, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब यहीं से पैसा आ जाएगा। एंड देन लास्ट इज लिक्विडिटी टू द बैंक्स, कि बैंक्स को भी पैसे जब चाहिए वो डिपॉजिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे आरबीआई के। तो यहाँ तक आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का पार्ट इस चैप्टर का हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, सबा खैर, जय हिंद। एंड मेक श्योर यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर इन नीड ऑफ इकोनॉमिक्स लेक्चर्स। एंड यस, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं इस चैप्टर के दे दूंगा इसके एंडिंग में। तो देखते हैं
कैसे चलता है एनीवे। सो ठीक है, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद गाइस।